नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सरदार पटेल के लेटर का जिक्र कर खड़गे ने क्यों कहा ऐसा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ को सच में बदलने में माहिर है। खड़गे ने सरदार पटेल के 1948 में जारी लेटर का जिक्र करते हुए संघ पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी बात सुन लीजिए। हमारे दोस्त और मीडिया के चेयरमैन यहाँ पर आज इसमें मौजूद है और जयराम रमेश जी को मैंने कहा था कि आज के दिन कुछ बातें मैं आपसे करूं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्व का भी है और दूसरा दुखद भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष की जयंती हर जगह मनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी अहमदाबाद में जब CWC की मीटिंग हो गई उस वक्त हमने स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पर किया था और उसके बाद में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का प्रचार भी हमारे कांग्रेस पार्टी में हर जगह चल रहे हैं। एक तरफ वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती हम मना रहे हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि आज ही इंदिरा गांधी जी का इकतालीसवां शहादत दिवस भी है। ये दोनों महापुरुष, एक आयरन मैन और दूसरा आयरन लेडी, जिन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया, काम किया और देश को एकता रखने के लिए पूरी कोशिश की। सरदार पटेल जी ने तो देश को इकट्ठा करके एक बनाया, जिसका सभी लोग प्रशंसा करते हैं। नेहरू जी और बाकी के तमाम उस वक्त के सीनियर लीडर्स ये मानते थे कि सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी, जो वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने के लिए जो कोशिशें की थी, उसी को देश को एकता के साथ रखने के लिए
अपनी कुर्बानी दी। ये है कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस की देन देश के लिए। लेकिन जो लोग देश के लिए मर मिटे हैं, उस पार्टी पे बहुत टीका होती है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, किसी लिए। और आरएसएस के बारे में अगर हम कुछ कहें तो लोग डायरेक्टली हम पे टीका करते हैं। लेकिन मैं सरदार पटेल जी के भाषा में अगर कहूँ या उन्होंने जो कहा था वो बात अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा। 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को ये पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट से सिद्ध होता है आरएसएस और हिंदू महासभा खासकर संघ की गतिविधियों के कारण देश में जिस वातावरण का निर्माण हुआ, उसी से गांधी जी की हत्या हुई। ये तो मैं उनके शब्दों में कह रहा हूँ और उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग गांधी जी की हत्या करने वाले, गांधी जी के बारे में बुरा सोचने वाले, आज हमको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करती। और उसमें भी ताज्जुब की बात है, 2 गुजरात के बड़े लीडर्स वो कहते हैं, अरे भाई आप क्या करे हैं देश के लिए वो बोलो। लेकिन हमने तो जो देश को आज़ादी दिलाई, इसके लिए हमने लड़ा। उन नेताओं को ने आप उनके छाती पे गोलियां लगाकर उनको मार दिए, और आज हमको पूछते हैं कि आप वल्लभ भाई पटेल के लिए क्या किए। अरे वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पार्टी के एक तो देश को एक बनाने वाले नेता है, दूसरा जो कराची सेशन में अपने फंडामेंटल राइट्स के जो एडवाइज़र बन के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में
अपने विचार को रख के उन्होंने सबको संविधान में ये जगह बना के दी। और भी वल्लभ भाई पटेल जी आगे कहते हैं, संघ के अग्रणियों के भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे हैं। संघ वालों के विश्वमन के कारण ही गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटी। सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को भी उन्होंने ये पत्र लिखा। एक तो पत्र लिखा मुखर्जी को, दूसरा पत्र लिखा उन्होंने गोलवलकर गुरुजी को, और एक ब्लैक एंड वाइट राइटिंग में है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो ये सब देश के लिए बुरा करने वाले आप लोग, और कांग्रेस को आप हमेशा इस बात का याद दिलाते हो कि आपने क्या किया। देखो, कांग्रेस हमेशा देश की भलाई के लिए सोचती है, और आज एजुकेशन में भी बदलाव बहुत ला रहे हैं। एक दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इतिहास के बदलने का प्रयास और सत्य का महत्व। हाल ही में NCERT की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे, RSS 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं। यानी जो सत्य है, उन सत्य को NCERT के किताबों में से हटाना और इसको गायब करना, ये बहुत बुरी बात है। और इससे उनकी मंशा मालूम होती है किस तरह किधर उनका झुकाव है। और इस तत्वों को मिटाने का प्रयास किया गया, और हमेशा क्या ऐसा करते रहते हैं। झूठ को सच में तब्दील करने के लिए वो हमेशा ये करते हैं। उसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं, फिर उनके जो भी शिष्य हैं, जैसा गुरु वैसा शिष्य होता है, ऐसा कहते हैं। तो उनके शिष्य भी यही काम कर रहे हैं। और सरदार पटेल ने RSS पर जो प्रतिबंध लगाया था, वो भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए था। उन्होंने किया। अब जो नेता देश के हित में ये RSS को प्रतिबंध किया, और ये सारी चीज़ें किताबों में भी आ चुकी थी, लेकिन उनको कोई इसका असर नहीं है। ये सरदार पटेल लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भी डाले हैं, और उनके बहुत से विचार है। मैं सभी आपके सामने अभी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा आप इसको स्वीकार भी नहीं करते, और जो महत्व के मुद्दे हैं उसी को उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपको और एक बात इससे करूँगा कि जो लोग
आज इतना बवाल उठा है कि आरएसएस में जो काम करने वाले हैं उस वक्त इसी भारत को नौकरशाही जो आरएसएस में काम करके जो गोलवलकर गुरुजी के हेगड़ेवार के ये सब विचारधारा को फैलाते थे, तो उस नौकरशाही को भी उन्होंने यही कहा कि वो सरकारी नौकर रहते हुए ये काम नहीं करना चाहिए, आरएसएस में जाकर उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियमावली 1964 में राजनीतिक संगठनों जैसे आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगाई गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में ही लग गई। और आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। ये नहीं कि आपको कुर्सी मिली इसीलिए पूरा इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो। और हमेशा जो सच है वो सच रहेगा, वो जीवित रहेगा, लेकिन आप कितनी भी उसको मिटाने की कोशिश करो वो नहीं मिटेगी। और 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। किनके ज़माने में हुआ? मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। और एक दोस्तों, ये हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल को झगड़ा लगाने की कोशिश करते। अरे नेहरू जी ने खुद यह कहा है, भारत की एकता का शिल्पी, और पटेल जी ने नेहरू को कहा देश के आदर्श और जनता के नेता। ये दो शब्द उनके मुंह से निकले। एक तो वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, दूसरा नेहरू जी ने पटेल के बारे में कहा। लेकिन इनको हमेशा हमारे को झगड़ा लगाने का, फूट डालने का, हमारे पास वो हमारे नेता वो नहीं किए, ये नहीं, ऐसी चीज़ें ही बोलते जा रहे हैं। इसीलिए नेहरू और वल्लभ भाई पटेल
ये बहुत अच्छे उनके रिश्ते थे और उनका खुद पटेल जी का कहना ये है, अगर मैं उनके शब्दों में कहूँ तो ये कहना चाहता हूँ, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने, क्योंकि ये गांधी जी के इसके बाद बात है, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। देश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल के महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली किताब है। ये वल्लभ भाई पटेल के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो इसीलिए बीजेपी से कहना चाहता हूँ, भाई हमारे पास बोलते हैं दही में कंकर मत ढूंढो, क्या बोलते हैं आपके पास, मसरली हल्ला हुड़क बढ़ दो अंतर है हिंदी में, दही में कंकर मत, हाँ मत ढूंढो। तुम्हारे इतिहास क्या है सबको मालूम है। मुझे अजब भी लगा, वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां साल गिरा मनाते वक्त जैसा कि ब्रिटिश की टोपी या फौज की टोपी डाल के बैठे थे और उनके बाजू ना चीफ मिनिस्टर था ना होम मिनिस्टर था, अकेले बैठे थे, राजा बैठे जैसा। अरे सम्राट बैठे थे। सम्राट अभी नहीं है ना जी, बहुत से स्टेट में अभी दूसरों की सरकार है। सम्राट वही होता है जो हर स्टेट में उसकी हुकूमत होती है। तो ये तमिलनाडु में सम्राट नहीं है, ये केरला में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बहुत से जगह है, कर्नाटक में नहीं, तो तेलंगाना में नहीं, बहुत से जगह नहीं है। सम्राट तो नहीं बना सकते, उनकी मेजॉरिटी नहीं बनी है, 2 पैर दूसरों के लगा लेके सरकार चला रहे हैं और उनको आप सम्राट बोल रहे हैं। हाँ, तो सम्राट बोले तो पंजाब में बनाते हैं पैर के जो खड़ा करने के लिए जो डिसेबल पर्सन्स बोलेंगे या हाँ वो ऐसा बना के देते हैं। वैसा ये 2 लोग बना के दिए हैं, एक हमारे तमिलनाडु के, सॉरी हमारे तेलंगाना आंध्रा के नायडू और ये हमारे बिहार के नीतीश साहब। अब ये इनके ऊपर वो ठहरे हुए हैं, तो इसलिए सम्राट भूल के भी मत बोलो। और दूसरा, 15 दिसंबर 1950 को निधन के 3 दिन पहले, यानी वो कितने ऑनेस्ट थे कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसा उन्होंने काम किया, एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो ट्रेजरर भी थे हमारे पार्टी के, हमारे पार्टी के ट्रेजरर थे। तो जब उनका देहांत हुआ तब उन्होंने अपने बेटी को कहा, मणिबेन ये संदूक कांग्रेस का है, वो ट्रेजरर थे, मणि ये संदूक कांग्रेस का है, अगर मैं जीवित न रहूं तो इसे जवाहरलाल को सौंप देना चाहिए। ये हमारे वल्लभ भाई पटेल के शब्द है। अगर एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता तो ये बातें कहीं नहीं आते नहीं थी। मणिबेन ने नेहरू जी को वो संदूक सौंपा, उसमें 28 लाख नगद थे
और ये पैसे उनको नेहरू जी को देने के बाद 1952 का इलेक्शन हमने इस पैसे से ही लड़ा। तो ये एक सब कुछ सरदार पटेल की देन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने मिलके देश की सेवा बहुत अच्छी तरह से की। इसीलिए उनको बार बार उनके बारे में मत छेड़ो और ये मत कहो कि वो कोई कांग्रेस वाले देखे नहीं करे नहीं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बड़ौदा में पहला जो बस लगाया, गोधरा में। हाँ गोधरा नहीं गोधरा में। मैं देखता हूँ, आपका याददाश्त अच्छा है लेकिन मेरा उम्र हो गया ना। देखो, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने मौलिक अधिकारों पर ऐतिहासिक, उसके बाद में हाँ 13 फरवरी 1949 नेहरू जी ने बड़ौदा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ये मेरे पास है। खैर, अगर कुछ नहीं है तो सुधार लेंगे। ये तो मुझे जो मिला है वो मिला है। अब ये हुआ तो सच मेरा होगा, झूठ हुआ दूसरों आपका होगा, लेकिन बाद में सुलझा लेंगे उसको। तो मेरा कहना यही है कि गुजरात में पहला ट्रस्ट बनाया गया कांग्रेस ने। ठीक है, आप एक बहुत बड़ा वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहाँ का जो बहुत बड़ा डैम है अपना सरदार सरोवर, इसकी नींव किसने डाली? इसको किसने बांधा? 5 अप्रैल 1961। 5 अप्रैल 1961 में। अरे भाई, हमने इतना बड़ा सरोवर बांध के लोगों को लाखों एकड़ को पानी दे रहे हैं, जीवन सुधार है, और आप कौन सी भी एक छोटी सी चीज करें, ये मैं किया, ये मैंने बनाया, ये मेरे जमाने में हुआ। अरे आप नहीं रहे तो भी दूसरे आके करने वाले थे। देश किसी एक के ऊपर नहीं चलता। देश प्रधानमंत्री आते जाते हैं, नेता लोग आते जाते हैं, लेकिन देश के लिए सब लोग काम करना पड़ता है, करते रहते हैं। लेकिन एक मोदी साहब की आदत हमेशा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने किया बोल के कभी नहीं बोले। मैंने, हाँ ठीक है, आपने ही नोटबंदी किया, ये ठीक है, आपने ही झूठ बोला, अनएम्प्लॉयमेंट को निकाल देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब आप ही की चीज ये है। तो इसलिए मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मैं इतना कह के आपसे रुजू होता हूँ। धन्यवाद आप सबको। यस सर, अखिलेश यादव ने अरे यार, रिलेटेड बोलो भाई। सवाल, आज महत्वपूर्ण दिवस इन्होंने कहा है। सवाल सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सर सरदार पटेल पे ही मेरा है। प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सरदार पटेल पे है, और प्रधानमंत्री मोदी की भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि पटेल चाहते तो पूरा कश्मीर हो, लेकिन नेहरू जी ने बांटा। इसके अलावा ये भी कह रहे कि वंदे मातरम के हिस्से को कांग्रेस ने काटा, और अमित शाह ने भी हमला किया कांग्रेस पे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया। देखो, ये या मैंने बोला ना, गुजरात के 2 बड़े लीडर हमेशा ये कहते हैं
लेकिन हमारे रिश्ते कैसे थे मैंने पूरे पढ़ के बताया, आपको दिखाया। और ये जो फिर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे, नज़रअंदाज करे, वो अंदाज, नेहरू जी क्या बोले वो भी मैंने कहा, और वल्लभ भाई पटेल जी नेहरू जी के बारे में क्या कहे वो भी, और कांग्रेस पार्टी ने उनको जैसा सम्मान देना था वैसा। अरे भाई, मैं एक बच के आया हूँ कि निज़ाम स्टेट में जब गड़बड़ी हुई थी, हाँ, तो मैं बच गया साला बोल के बोलते ना, वो कौन सा एक डायलॉग है शोले का, तो वैसा मैं बच के आया हूँ। और ये पढ़ के मैं आपको इसलिए सुनाया कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो इसीलिए आप बार बार मत पूछते रहो। वो दो ही पंडित नहीं है देश में बहुत से पंडित हैं। सर खड़गे साहब, एक मिनट। So my question is that you referred to that government order हाँ जी, taken during Sardar Patel's time banning civil servants from participating in Jamaat-e-Islami and RSS. My question has two parts. You said that not I said, what he said. Yeah, so I'm saying that last year this ban on RSS has been removed. Now they can take part. So number one, do you think this is a disrespect to the legacy of Patel? Number one. Number two, are you equating Jamaat-e-Islami with the RSS? See, the question is that what Vallabhbhai Patel ji said, I have quoted. And as you rightly said, you believe in that. When Patel himself banned for RSS, then naturally he is disrespecting. He is disrespecting our Vallabhbhai Patel ji. Vallabhbhai Patel, he himself given all the reasons why he banned, why what Syama Prasad Mukherjee said, what Hindu Mahasabha said, what Golwalkar Guruji said, everything he quoted. So there is no ambiguity. हाँ जी, सर एक मिनट यार, एक मिनट, बार बार पूछ रहे, ए बोल। तो सर आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाया जिससे बीजेपी निकली, और आज फिर एक ऐसे लौह पुरुष की जरूरत है जो उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए एक बार फिर? अब मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभभाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। थैंक यू। बोलिए। सर, आपने कहा कि सरदार पटेल ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत काम किया, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की। क्या आपको लगता नहीं है कि आज ब्यूरोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको भी एक तरह से उस रंग में रंग दिया गया है जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ सरदार पटेल थे? देखो, वो देश में पहले तो एकता और शांति लाना चाहते, तो उसके लिए उन्होंने लड़ा, और उसके बाद जब देश में यूनिटी आती है और उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसको शिक्षा जरूर होना चाहिए। और ऐसे कौन से लोग हैं आपको मालूम है, उन्होंने कहा है, आप देख लीजिए। हाँ जी, समझिए। सर, जिस तरह अभी जैसे उन्होंने बोला कि जैसे अब अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को
associate themselves with the RSS and others. So do you think that this will again create disunity in the country and an atmosphere of, disunity? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि जो चीज़ खत्म हो चुकी थी उसको आपने जिंदा किया, और जिन्होंने जिंदा किया आगे अगर कुछ हुआ वही लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो अब तक तो ठीक था ना, 2024 तक तो कोई हुआ नहीं ना ऐसा। आप जब कर रहे हैं तो आप सोए हुए आदमी को उठा रहे हैं, जो आदमी देश के लिए अच्छा नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि तुम अगर कहेंगे, अगर मेरे भाषा में मैं कहूँ तो मेरे लैंग्वेज में, ये इनका जैसा सोफिस्टिकेटेड भाषा नहीं है मेरी भाषा ये है, अगर आप सांप को मारते हैं और उसका विष निकलता है, निकलने के बाद अगर कोई कहता है अरे भाई ये सांप है क्या है, इसका विष जरा चाटेंगे, क्या बोलते हैं, चाटेंगे, चाट के देखेंगे, अरे भाई विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। तो इसीलिए विष को चाटने की जरूरत नहीं, टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। थैंक यू। Even in your states, in Karnataka, कुछ No, it's okay. We are discussing Sardar Patel and NEP, on RSS. NEP, you said in NCERT textbooks, they are using many things which are against history. No, whatever there was in that book, those was removed, and their version they are putting. Will you ask the Congress governments to review this implementation of NEP policy? We are trying wherever it is. Our governments are there. Okay, thank you. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।